सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार के सियासी रण में उतरे राहुल और प्रियंका की, एसआईआर प्रक्रिया में हुए बड़े खुलासे की। देखेंगे कैसे बी सुदर्शन रेड्डी के दावे से बीजेपी में मचा हड़कंप, धनखड़ को लेकर चौंकाने वाले खुलासे को जानेंगे। नीतीश कैबिनेट में क्यों हुई महाभारत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की टिप्पणी पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, कहा कभी उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री हमें चोर कहेंगे, उन्हें मेरी कुर्सी का करना चाहिए सम्मान। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में 12 और ठिकानों पर तलाशी। पार्टी संयोजक केजरीवाल बोले हमारी आवाज दबाना चाहती है सरकार। 28 अगस्त से जापान दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, पीएम इशिबा के साथ करेंगे वार्षिक शिखर बैठक। जापान से 31 अगस्त को चीन रवाना होंगे पीएम मोदी। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 849 अंकों की गिरावट के साथ 80,786 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 255 अंकों की गिरावट के साथ 24,712 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में इस समय राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। यात्रा में जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, उससे एनडीए के अंदर डर दिख रहा है, और ये डर अब और ज्यादा बढ़ चुका है क्योंकि यात्रा ने महागठबंधन को पहले ही बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है, और अब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हो गई हैं। तो कैसे वोटर अधिकार यात्रा ने उड़ा दी बीजेपी की नींद, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर महागठबंधन में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है, और इसका कारण है यात्रा को मिल रहा समर्थन। राहुल गांधी लगातार वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं, और उन्होंने अब अमित शाह के पुराने बयान का हवाला देते हुए वोट चोरी का दावा कर दिया। राहुल ने कहा, अमित शाह ने बार बार कहा कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी। अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे क्योंकि ये लोग वोट चोरी करते हैं। राहुल गांधी ने कहा, बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी वोट चोर है। बच्चे मेरे कान में आकर कहते हैं, लेकिन मीडिया को बात समझ नहीं आती है। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, जनता का विश्वास खो चुकी भाजपा देश भर में वोट चोरी की साजिशें रच रही है। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी जेडीयू सरकार जनता का वोट चुराकर सत्ता में बने रहना चाहती है। वहीं तेजस्वी यादव ने यात्रा का वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, गर्म खून है, खोलेंगे ही, हक जनता का तो लेंगे ही, हो आंच जब बिहार पर, तेजस्वी तो बोलेंगे ही, वोटर अधिकार यात्रा बिहार के एक एक वोटर का हक छीनने नहीं देंगे। वहीं बता दें, 27 अगस्त को यात्रा सीतामढ़ी पहुंचेगी। सीतामढ़ी में राहुल, तेजस्वी, प्रियंका के साथ सपा चीफ अखिलेश यादव, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, डीएम के सांसद कमिनोई भी इस यात्रा में शामिल होंगे। सीतामढ़ी में रुन्नी सैदपुर में बड़ी सभा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में बिहार की जनता के जुटने की उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा का असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के खेल का कांग्रेस खुलासा कर रही है। पार्टी की तरफ से वोटिंग लिस्ट में हुई धांधली के सबूत पेश किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों की जांच को ही तैयार नहीं है। विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे कोर्ट का डर लग रहा है, जहां वो पहले से ही मुश्किल में दिख रहा है। इस बीच कांग्रेस ने वोटर लिस्ट को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट में। बिहार में एसआईआर पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। जो वोटिंग लिस्ट सामने आई, उसे लेकर चुनाव आयोग ही मुश्किल में घिर गया है। कांग्रेस ने ट्वीट कर एसआईआर की पोल खोल दी है। पार्टी ने कहा, बिहार में वोट चोरी का खेल देखिए। मधुबन के मकान नंबर 50 में 274 वोटर हैं। हरसिद्धि के मकान नंबर 5 में 48 वोटर हैं। कटिहार के मकान नंबर 82 में 197 वोटर हैं। ये मकान 20 साल से बंद है। इस पोस्ट में आप इन घरों की तस्वीर देख रहे हैं। यह है वोट चोरी का खेल, जिसे नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने रचा है। इसलिए आज देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, वोट चोर गद्दी छोड़। इसके अलावा कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया, जिसमें बताया गया कि कैसे एक घर में 200-300 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है कि किसी घर में 197 वोट हैं तो किसी में 389, किसी में 153 वोट हैं तो किसी घर में 274 वोट। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि चुनाव आयोग ने वोटिंग लिस्ट में जो 65 लाख नाम हटाए हैं,
उसमें पटना, मधुबनी और पूर्वी चंपारण जिलों में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम शामिल हैं। इसमें भी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या ज्यादा है। पटना, मधुबनी और पूर्वी चंपारण जिले से कुल 10.63 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, जो कि राज्य के 38 जिलों में हटाए गए 65 लाख वोटरों का 16.35% है। इन तीनों जिलों में 36 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 36 सीटों में से बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने 22 सीटें जीती थी, जबकि विपक्षी महागठबंधन के खाते में 14 सीटें गई थी। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी को जिताने के लिए विपक्षी समर्थकों के नाम तो नहीं काट दिए गए हैं। एसआईआर प्रक्रिया में हुए खुलासे ने चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ा दी है, तो बी सुदर्शन रेड्डी के दावे से एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों के उम्मीदवार आमने सामने हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटाने में लगे हैं। इस बीच रेड्डी ने समर्थन को लेकर बड़ा हिंट दे दिया है, जिससे एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। मोदी सरकार पर संकट गहराता दिखाई दे रहा है। सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर कहा कि वो प्रधानमंत्री समेत सभी सांसदों, मंत्रियों को पत्र लिखकर अपने लिए समर्थन मांगेंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क करेंगे और अपने लिए समर्थन की अपील करेंगे, जिसके बाद से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए के समर्थन को लेकर बड़ा हिंट दिया। उनका ये हिंट कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि एनडीए के कई नेता रेड्डी के उपराष्ट्रपति बनने के समर्थन में हैं। रेड्डी ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के बाहर के दल भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव की मदद के बिना संभव नहीं था। उपराष्ट्रपति पद कोई राजनीतिक पद या मुद्दा नहीं है, ये गैर राजनीतिक पद है। सभी दलों से अनुरोध है कि वो मेरा समर्थन करें। संवैधानिक संस्थाओं पर संकट के बादल हैं। अब रेड्डी का बयान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से जोड़कर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं उनका ये बयान नायडू की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के ही हैं। ऐसे में अब चंद्रबाबू नायडू के सामने भी संकट खड़ा हो गया है। नायडू इस वक्त दबाव में दिखाई दे रही हैं। क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ सकता है और उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है। इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल गहराते जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ कहां है, इस बारे में किसी को नहीं पता। अब तक ना उनका कोई बयान आया है और ना ही कोई वीडियो। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वो सुरक्षित है, और अब उनको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। तो वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए सवाल भी किया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद से जगदीप धनखड़ गायब हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर धनखड़ कहां हैं, इन दिनों क्या कर रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पा रहा कि आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति कहां पर हैं। कभी बताया गया कि वो घर में योगा कर रहे हैं, तो कभी बताया गया कि वो टेनिस खेल रहे हैं, कभी बताया गया कि वो ओटीटी पर शो देख रहे हैं। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह सवाल किया गया, तो उन्होंने कह दिया कि धनखड़ ने स्वास्थ्य समस्या की वजह से इस्तीफा दिया है। किसी को भी इससे ज्यादा खींचकर कुछ खोजने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शाह के बयान के बाद से ये सवाल मजबूती से उठने लगे कि आखिर धनखड़ कहां है। लेकिन अब धनखड़ की खोज कर ली गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आजकल ओटीटी पर मनपसंद शो देखने के साथ ही योग करने और टेबल टेनिस खेलने में व्यस्त हैं। धनखड़ की ज्यादातर शाम लुटियंस जोन स्थित उपराष्ट्रपति आवास के मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस खेलते हुए गुजर रही है, जबकि उनकी सुबह की शुरुआत योगा टीचर के साथ योग सत्र से होती है। इसके अलावा इन दिनों ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उनकी वॉच लिस्ट में द लिंकन लॉयर और हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे शो टॉप पर हैं। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने धनखड़ को लेकर गृह मंत्री शाह पर करारा तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, लापता धनखड़। अमित शाह जी, मुझे मालूम है कि आप असत्य से दूर रहते हैं। हमें इतना तो बता दीजिए कि धनखड़ जी क्या हॉस्पिटल में हैं, या फिर योग कर रहे हैं, या फिर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। कपिल सिब्बल का ये बयान मीडिया रिपोर्ट को लेकर ही दिया गया है। अब गृह मंत्री शाह इस पर क्या जवाब देंगे, ये देखना होगा। उपराष्ट्रपति कहां है, ये सवाल बरकरार है। तो चर्चा इस बात की भी है कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे राज्य का सियासी समीकरण बदल सकता है।
खबर नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक से आई है, जहां डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तू मैं हो गई। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दरार पड़ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई। इस घटना ने एक बार फिर इस चर्चा को हवा दे दी है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों नेताओं के बीच ये तकरार 36 दिनों में दूसरी बार हुई है, जिससे गठबंधन के भीतर की खींचतान खुलकर सामने आ गई है। 26 अगस्त को हुई बैठक में एक कृषि भूमि के हस्तांतरण को लेकर विवाद शुरू हुआ। मंत्री अशोक चौधरी ने एक कॉलेज के निर्माण के लिए कृषि विभाग से जमीन मांगी। इस पर बिहार के कृषि मंत्री और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आपत्ति जताई और कहा कि सीएम के आदेश के बिना जमीन ट्रांसफर नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी साफ किया कि जब तक विभाग को कहीं और उतनी जमीन नहीं मिल जाती, तब तक यह हस्तांतरण मुमकिन नहीं है। इस बात पर अशोक चौधरी भड़क उठे और उन्होंने तंज कसते हुए सिन्हा से पूछा कि क्या आप ही हमेशा कृषि मंत्री रहेंगे। इसके बाद दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई और जुबानी जंग इतनी बढ़ गई कि बाकी मंत्रियों को बीच बचाव करना पड़ा। इस घटना को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा गर्म है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए के शीर्ष नेताओं के बीच ये तकरार कोई सामान्य बात नहीं है। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। 36 दिन पहले भी एनडीए विधानमंडल की बैठक में दोनों नेताओं के बीच तकरार हुई थी, जो दिखा रहा है कि यह आपसी खींचतान की एक लंबी कहानी है। फिलहाल बीजेपी या जेडीयू की तरफ से इस विवाद पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन इस बहस ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है। बिहार एनडीए में फूट पड़ती दिखाई दे रही है तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में एक सिफारिश को लेकर विवाद पैदा हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट और बिहार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की बात कही गई है, लेकिन कॉलेजियम के एक जज ने इस सिफारिश पर आपत्ति दर्ज करवा दी, जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। तो किस जज ने दर्ज कराई है आपत्ति और क्या है इसके पीछे की वजह, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे और पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल एम पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है, लेकिन इस सिफारिश ने एक विवाद को जन्म दे दिया है। विवाद की वजह यह है कि जस्टिस आलोक आराधे को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश पर कॉलेजियम के सभी सदस्यों की सहमति नहीं बन पाई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जस्टिस विपुल एम पंचोली की नियुक्ति पर अपनी असहमति जताई है। जस्टिस नागरत्ना ने इस बात पर जोर दिया कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति से न सिर्फ न्याय प्रशासन पर बुरा असर पड़ सकता है, बल्कि इससे कॉलेजियम प्रणाली की विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने अपने नोट में गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में उनके ट्रांसफर से जुड़ी परिस्थितियों का भी जिक्र किया। देखा जाए तो यह पूरा मामला वरिष्ठता और प्रतिनिधित्व का है, क्योंकि वरिष्ठता के हिसाब से देखें तो जस्टिस आराधे हाई कोर्ट के जजों की सूची में 5वें नंबर पर हैं, वहीं जस्टिस पंचोली 57वें नंबर पर हैं। उन्होंने कहा, जस्टिस पंचोली के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से गुजरात हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इस हाई कोर्ट से पहले से ही 2 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं। इससे प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ सकता है। जस्टिस पंचोली की नियुक्ति को लेकर एक और दिलचस्प बात यह है कि उनकी नियुक्ति अक्टूबर 2014 में हुई थी। इस हिसाब से वो 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाले जज बन सकते हैं। वहीं जस्टिस आलोक आराधे की नियुक्ति 2009 में हुई थी। अब अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या 34 हो जाएगी। 2 हाईकोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में विवाद की जड़ बन गए हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। अब 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। इसका नोटिफिकेशन भी अमेरिका की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी अहम बैठक बुला ली। अब सबकी नजरें भारत सरकार पर टिकी हुई हैं कि वो इस पर क्या रुख अपनाती है। तो क्या ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका और भारत में छिड़ेगी ट्रेड वॉर? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और भारत के रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा पहले ही कर दी थी और अब 27 अगस्त से ये टैरिफ लागू भी होने जा रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में रूस से व्यापार के लिए जुर्माने के तहत भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई है, जबकि व्यापार घाटे के चलते 25% टैरिफ तो 6 अगस्त से ही भारत पर लागू है। बड़ी बात यह है कि टैरिफ को लेकर चर्चा के लिए 25 अगस्त को ट्रंप के प्रतिनिधि भारत आ रहे थे, जहां दोनों देशों के बीच व्यापार के मुद्दे पर बढ़ते इस तनाव को सुलझाने की दिशा में बात होती। लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि भी भारत नहीं आए और अब ट्रंप के हस्ताक्षर के साथ ये नोटिफिकेशन जारी कर ये बता दिया गया है कि अमेरिका अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा।
उल्टा उसकी तरफ से टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी बड़ी बैठक बुला ली। उन्होंने पीएमओ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत कई बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रंप के टैरिफ पर चर्चा की। जहां तक सवाल है रूस से व्यापार का, तो भारत का रुख साफ है कि वो तेल वहीं से खरीदेगा जहां उसे सस्ता पड़ेगा। ट्रंप रूस से व्यापार खत्म करने की बात कह रहे हैं, तो भारत की तरफ से एनएसए अजीत डोभाल से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक टॉप लेवल अधिकारियों और मंत्रियों के रूस दौरे हो रहे हैं। यानी ये साफ संदेश अमेरिका को दिया जा रहा है कि भारत उसके दबाव में नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये है कि सरकार अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ एक्शन क्या ले रही है। क्या वो चीन की तरह अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगी? ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मौजूदा हालात में भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव काफी बढ़ा हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बॉलीवुड में तो ज़रूरी नहीं कि फिल्म स्टार्स के बेटा या बेटी फिल्म के अंदर ही काम करें, मगर राजनीति के व्यापार की बागडोर अब बेटा या नेता के बेटे ज़रूर संभाल लेते हैं। इसलिए हमारे देश में अब वंशवाद की जो बहस है वो बेकार हो चुकी है।